हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। देखो, आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक टॉपिक याद दिलाना चाहता हूँ जो हमने कवर किया था। दैट इज़ मेथड्स ऑफ फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ फ्रिक्शन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी जब चार्ज की जाती है तो उसमें या तो डायरेक्ट कांटेक्ट से हम उसे चार्ज कर सकते हैं, या इंडक्शन से, या फ्रिक्शन से, रबिंग से। आप लोगों ने ये चीज़ बहुत बार एक्सपीरियंस की होगी कि जैसे कारपेट पे मूव कर रहे हैं हम, और काफ़ी देर कारपेट पे मूव करने के बाद जब हम किसी अपने दोस्त को, मम्मी को या अपने छोटे भाई को टच करते हैं तो एकदम से स्पार्क सा लगता है, एक छोटा सा शॉक लगता है। या फिर आप लोगों ने ये देखा होगा कि प्लास्टिक के चेयर पे अगर आप बैठ जाओ और टॉवल से कोई आपको हिट करे थोड़ी देर तक, और फिर आप किसी को भी टच करो तो आपको एक स्पार्क लगता है। दैट इज़ ऑल द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर चार्जिंग की वजह से अक्यूमुलेट होती जाती है। आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी कॉर्नर को टच करते हो, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के कॉर्नर को टच करते हो, तो आपको एकदम से छोटा सा शॉक लगता है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे है? तो देखो, यहाँ पर ये फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी वाला इफेक्ट आने का एक बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ अ पर्सन हुज नेम इज़ जॉन। ये जॉन जो है, ये इस मेटलिक डोर नॉब के पास खड़ा है। अचानक इसका मन कर रहा है कि ये इस डोर को खोलने जाए। देखो, आराम से डोर के आसपास ये अपने फिंगर को मूव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसने सोचा, देखो अब सोचने की पोजीशन पे आ गया ये। अब ये सोच रहा है मैं क्या करूँ, कुछ डोर ओपन करने से पहले इसको कुछ करना है। तो इसने क्या किया, अपने पैरों को रब करना स्टार्ट किया। ड्यू टू रबिंग, देखो रबिंग करने से इसकी बॉडी में चार्ज एक्यूमुलेट होने लग गया। हमारी बॉडी जो है एक कंडक्टर है, और वो चार्ज हमारी बॉडी में ट्रैवल कर सकता है। ये देखो आराम से चार्ज ट्रैवल कर रहा है। इसने और रब किया और रब किया, काफ़ी बॉडी इसकी चार्ज हो चुकी है। अब ये चार्ज इसकी बॉडी में आराम से मूव कर सकता है कहीं पे भी, है ना। और थोड़ा सा चार्ज कर दिया। अब काफ़ी देर हो गई इसको सोचते हुए। चलो अब उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। क्या ये डोर नॉब एक मेटलिक है? बिल्कुल, ये एक मेटल है। हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है। तो जब भी एक चार्ज को मौका मिलता है ना, जब भी एक चार्ज को फ्रीडम मिलती है, तो वो यही चाहता है कि वो हर बॉडी में से निकल के अर्थ में चला जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है और वो कितने भी चार्ज को अक्यूमुलेट कर सकता है। तो हर बॉडी में से मतलब जितनी भी हम हैं, हमारी आसपास के इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, सब में से वो चार्ज निकल के अर्थ में जाना चाहेगा। तो उसको ये मेटल नॉब, एक ऐसा सोर्स मिल गया है मेटल नॉब चार्ज को, जहाँ से वो निकल के अर्थ में जा सकता है। अभी इसकी बॉडी में से तो जा नहीं सकता क्योंकि इसने शूज़ पहने हुए हैं। तो देखो, जैसे ही ये मेटल नॉब के पास जाएगा, देखा, मतलब जैसे ही मेटल नॉब के पास गया, इसको एकदम से शॉक लगा। क्यों लगा? क्योंकि चार्ज को मौका मिल गया इसकी बॉडी में से निकल के अर्थ में जाने का। जैसे ही चार्ज इसकी बॉडी में से, अर्थ में से निकल के चला गया, अब ये पर्सन बिल्कुल नॉर्मल फील करेगा। मतलब ये जॉन जो है, ये एकदम नॉर्मल फील कर रहा है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है जब हम किसी कारपेट पे पैर को रब करते हुए चलते हैं, कोई हमें लगातार हिट करे चेयर पे बैठे, तो हमारे अंदर चार्ज अक्यूमुलेट हो जाता है। अब वो चार्ज रास्ता ढूंढता है कि किस तरह से वो हमारी बॉडी में से निकल के अर्थ में चला जाए। तो जब कोई हमें टच करने आता है या हमारे पास आता है, तो वो चार्ज को मौका मिल जाता है कि वो, क्योंकि हम तो चेयर पे बैठे हैं ना, हम तो प्लास्टिक चेयर पे हैं, हमसे तो कैसे जाएगा। तो वो क्या करेगा, हमारे अंदर से होते हुए सामने वाले की बॉडी में जाएगा, और वहाँ से फिर वो अर्थ में चला जाएगा। अगर वो सामने वाला पर्सन भी शूज़ पहन के है, या उसने रबर के ग्लव्स पहने हुए हैं, तो वो कभी उसमें से पास नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं इसके हैंड को वापस इधर कर लेता हूँ। ये देखो, इसने चार्ज कर लिया अपनी बॉडी को। अब इसका हैंड जब तक किसी सोर्स के पास नहीं जाएगा, ये चार्ज इसके अंदर ही रहेगा और इसको कोई शॉक नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ज के मोशन से शॉक लगता है ना। जब तक इसको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है अर्थ के अंदर जाने के लिए, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इसको कुछ सोर्स मिल जाएगा कि अर्थ के अंदर जा सकता है, ये देखो कितनी जल्दी चार्ज भाग के अर्थ के अंदर चला गया।
तो दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अचानक से लगने वाला शॉक। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को सच में बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इकट्ठे करने के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो देखो जैसा कि हमने अपने लास्ट लर्निंग सेशन में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर कोई भी दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, Q इंटू ई। और इससे चार्ज का एक्सेलरेशन क्या आता है? Force by mass is acceleration, which means it is QE by m। चलो ये हो गया चार्ज का एक्सेलरेशन, है ना। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा? तो भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, समझने की कोशिश करते हैं। सभी लोग इस सेशन के बाद इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक उसको कैलकुलेट कीजिएगा, जिससे कि सारी क्लैरिटी आए कि किस तरह से हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक चार्ज दिया है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1.6 10⁻⁹। ये जैसे ही दो प्लेट्स के बीच में एंटर करता है, पैरेलल प्लेट्स है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है। द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पैरेलल प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 300 वोल्ट्स। हमेशा याद रखना कि हम लोग डेटा को पढ़ते जाएं और लिखते जाएं, इससे बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारे पास डेटा एक जगह इकट्ठा रहेगा। अब इफ़ द लेंथ ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स इज 10 सेंटीमीटर, जो कि फिगर में दे रखी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। देखो डिस्टेंस जो है प्लेट्स के बीच का वो 2 सेंटीमीटर है। हम इसको प्लेट में भी, यहाँ फिगर में भी मार्क कर लेंगे कि ये दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है जो कि 2 सेंटीमीटर है। और फाइंड द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी फॉर विच पार्टिकल विल नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द प्लेट्स, मतलब ये इधर से बाहर ना निकल पाए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वेलोसिटी दें कि बाहर ना निकल पाए? देखो ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मान लो कम वेलोसिटी दी, यहीं टकरा गया, थोड़ी और वेलोसिटी दी, यहाँ टकरा गया, और वेलोसिटी दी, यहाँ टकरा गया। अब इससे ज़्यादा वेलोसिटी दी तो बाहर निकल जाएगा। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच इट विल नॉट कम आउट? तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी वो है जिस पे एक प्लेट के कॉर्नर पे टकराए। तो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है ना, विजुलाइज करो कि ग्रेटेस्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है। ग्रेटेस्ट वेलोसिटी मीन्स मैक्सिमम स्पीड एट विच it will hit at end of plate, ये एंड पे टकराना चाहिए। अब इस सिंपल सी चीज़ को हम लोग न्यूमेरिकल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो देखो ये एक सिंपल सा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन गया। सिंपल सा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन किस तरह से कि एक पार्टिकल को हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली थ्रो करें कि उसकी जो रेंज है ना वो ये बन जाए, ये हमारे पास रेंज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की रेंज। और नीचे की तरफ इस पार्टिकल पे देखो वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए QE फोर्स लग रहा होगा। हॉरिजॉन्टली इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, FX यहाँ पे 0 होगा। तो भाई सिंपल सी चीज़ हो गई कि y डायरेक्शन में इट्स एक्सेलरेशन विल बी Fy/m। जैसा कि मैंने कहा था, हमेशा याद रखना इट इज़ QE/m, है ना। y डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन मिल गया हमें। ग्रेविटी को हम लोग यहाँ कंसिडर नहीं करते क्योंकि इसका मास बहुत छोटा होता है, mg का इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल होगा। नहीं दिया हो तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर नहीं करना है। लिख दिया जाए किसी क्वेश्चन में कि कंसिडर ग्रेविटी ज़बरदस्ती है तो फिर कर लो,
ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी को हम इग्नोर करेंगे, मास बहुत कम है और दिया भी नहीं है कि हमें यूज़ करना चाहिए। तो भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास वाई डायरेक्शन में और हमें रेंज पता है। तो देखो सिंपल सी बात हो गई, पार्टिकल की स्पीड u हमें कैलकुलेट करनी है, जिससे कि उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक की प्लेट की जो लेंथ है वो हमें दे रखी थी। दिस लेंथ विल बी 10 सेंटीमीटर, ये रेंज हो गई, दिस इज़ रेंज। एंड व्हाट इज़ द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट भी हमें दे रखी थी, इट इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम मिड पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया था। देखो मिड वे बिटवीन द प्लेट्स लिखा है, तो मिड वे का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल हाइट 2 सेंटीमीटर थी। हाइट हमें मिल गई प्रोजेक्टाइल की, हमें रेंज मिल गई, हमें एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन इज़ QE/m। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको कहा था एक फॉर्मूला है जो हमें अभी के लिए याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है 300 और डिस्टेंस 2, उल्टा लिख दिया, 300/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ 150 × 10⁻², वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सारी चीज़ें अब हमें पता है। यहाँ पर हम AY निकाल लेंगे। देखो 1.6 10⁻⁻19 इस चार्ज गिवन है, फिर 150 × 10⁻² इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली, और मास भी हमें दे रखा है 12 × 10⁻⁻24 kg। यहाँ से हमें AY मिल जाएगा। और व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो रेंज का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड। अब देखो इस प्रोजेक्टाइल का टाइम क्या होगा, तो क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में बिना किसी वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, वाई डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इट इज़ √2h/g, और मल्टीप्लाई कर दो इसको u से, तो रेंज आ जाएगी 10 सेंटीमीटर विच इज़ 0.10 मीटर। यहाँ से अब हमारे पास अच्छा, g की जगह वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन AY है, तो हम इसको यहाँ पे ये रख देंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड इनिशियल स्पीड u। अब ये कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये टाइम कैसे आ गया यहाँ पर, तो देखो इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता ही देता हूँ कि टाइम कैसे निकालना है। तो भाई सिंपल सी बात है, इस प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन इन वाई डायरेक्शन व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी, तो वाई डायरेक्शन में क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, हम देख सकते हैं यहाँ से ये यूँ जाके इधर गिरा, तो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर है, तो इसको मैंने h माना है, तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। अब ये सब कुछ y डायरेक्शन के लिए है, तो डेल्टा y इन y डायरेक्शन इज h, u इन y डायरेक्शन इज 0, कोई स्पीड नहीं है y डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन AY होगा, टाइम t² होगा, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम आ जाएगा √2h/AY। तो देखो यहाँ से टाइम मिलेगा, उस टाइम को हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, और फिर u मिल जाएगा। दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। बहुत ही सिंपल सी मैथडोलॉजी है अगर विजुलाइज कर पा रहे हैं तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अटेम्प्ट और करते हैं जिससे कि और क्लैरिटी आए, फिर से इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है E, जिसे क्रिएट किया गया है दो प्लेट्स के बीच में रख के, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर रहा है फील्ड से सिमेट्रिकली विद स्पीड u। ठीक है, बिल्कुल बॉटम से यहाँ पे शो किया गया है। अब पूछा है द लेंथ ऑफ द प्लेट इज़ L। अच्छा, लेंथ L दे रखी है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ लेंथ को, यहाँ पर ये लेंथ L हो जाएगी। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कम्स आउट। देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको ही समझ लेते हैं। तो
एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स एंगल बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज़ वेरी सिंपल टू डिटरमाइन, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल है, और फाइनली क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, जब नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा या विजुलाइज नहीं हुआ, रटने का मन कर रहा है तो रटो मत। देखो नेगेटिव चार्ज है, प्लेट के बीच में आएगा तो ये नीचे वाली प्लेट इसको रिपेल करेगी, नेगेटिव को नेगेटिव रिपेल करता है, और ऊपर वाली प्लेट अट्रैक्ट करेगी। अब देखो किसी सीधे जाने वाली चीज़ को तुम ऊपर की साइड अट्रैक्ट करवा रहे हो, ऊपर वाली प्लेट, नीचे वाली प्लेट उसको धक्का मार के ऊपर भेज रही है, तो ये सीधा सीधा नहीं चल पाएगा ना, ये धीरे 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 ऊपर बैंड होता जाएगा, और फाइनली बैंड होते होते ये यहाँ से जब निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसी कुछ होगी। तो दिस इज़ आवर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज़ आवर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एंड दिस इज़ द एंगल। देखो इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी, u हॉरिजॉन्टल थी, और फाइनल वेलोसिटी कैसी है, ऐसी थीटा एंगल पे। तो ये जो एंगल थीटा है ना, दिस इज़ एंगल ऑफ डेविएशन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेविएशन एंगल। इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को डेविएशन एंगल बोलते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो स्टेप्स बहुत ही सिंपल है। अगेन वी विल डू द सेम थिंग कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये कैसे चल रहा है ना, ये प्रोजेक्टाइल ही है, ये पार्टिकल हो गया, इस पार्टिकल पे इधर फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा ई। फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है समझ में आ गया, नीचे वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन है, रिपेल करेगी, ऊपर वाली प्लेट अट्रैक्ट करेगी, और वो अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज के बराबर होगा। तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन आया ई कैपिटल ई, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा ई कैपिटल ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी चार्ज पार्टिकल दिया हो। अब एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स आ गया, ठीक है। अब हम वाई डायरेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, फॉर वाई डायरेक्शन ओनली। अब एक्स डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, फॉर एक्स डायरेक्शन देयर इज़ नो फोर्स, एफ एक्स इज़ ज़ीरो, तो u रिमेन्स कांस्टेंट। जब फोर्स नहीं है तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। इसका मतलब समझना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है हमें कि जब ये पार्टिकल बाहर निकलेगा ना, तो इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, मतलब वी एफ का एक्स कंपोनेंट u के बराबर होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदली है, तो वो उतनी ही होगी जितनी इनिशियल थी। It must be same. It must be same as initial. ठीक है, यहाँ से हमें x डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल गई u। अब x डायरेक्शन आ गया, y डायरेक्शन आ गया, और क्या निकाल सकते हैं, तो फोर्स इन y डायरेक्शन हमें पता है, और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हमें पता है। क्या पता है इनिशियल वेलोसिटी, देखो वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है भाई, सारी की सारी वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल ही है, तो यू वाई इज़ ज़ीरो। हमें फोर्स पता है तो हमें एक्सेलरेशन भी मिल चुका है। अब क्या हम इस प्लेट को क्रॉस करने का टाइम निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइम टू क्रॉस प्लेट कैसे, बहुत ही सिंपल है यार। देखो इस प्लेट को क्रॉस करने का क्या मतलब है, यहाँ से गए और यहाँ से निकल गए, तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये दिस इज़ डेल्टा एक्स, और वाई डायरेक्शन में इतना, दिस इज़ डेल्टा वाई। अब क्या मैं डेल्टा वाई जानता हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये कितना ऊपर जाके फिर निकला होगा, लेकिन मैं डेल्टा एक्स जानता हूँ, क्योंकि डेल्टा एक्स तो क्या है, प्लेट से ही तो निकला, तो प्लेट की लेंथ के बराबर है।
तो x डायरेक्शन में मुझे पता है इसका डिस्प्लेसमेंट l के बराबर है, और क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए स्पीड इनटू टाइम के बराबर होगा वो। तो व्हाट इज़ द टाइम? टाइम हो गया l/u। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मुझे टाइम मिल गया। अब टाइम मिल गया तो मैं इस टाइम में वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगी ये निकाल लूँगा। देखो कैसे, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस a इंटू टी। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इतने टाइम में क्या होगी? तो vy क्या होगा? इट इज़ 0 प्लस e/m इंटू टाइम l/u। ये देखो y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई, मेरे पास x डायरेक्शन की भी वेलोसिटी आ गई। x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो वही है जो पहले थी, तो फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी आ गया vy के बराबर, जो हमने सॉल्व कर लिया है, और x कंपोनेंट भी आ गया vx के बराबर। अब हमें क्या निकालना है? टेन थीटा। भाई सिंपल है, थीटा ही तो कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा? टेन थीटा इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज e/m इंटू l/u, हमेशा डिवाइडेड बाय फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज u। तो ये मिल गया मुझे टेन थीटा का वैल्यू, और टेन थीटा का वैल्यू मिल गया मतलब मुझे थीटा कैलकुलेट कर लिया मैंने। भाई टेन थीटा अगर जो भी वैल्यू आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हम थीटा लिख देंगे टेन इनवर्स की फॉर्म में। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप बच्चों सब लोगों को आज का ये सेशन बहुत मज़ा आया होगा, और मैंने आप लोगों को एक बढ़िया एनिमेशन से ये भी समझाया कि किस तरह से स्टैटिक चार्ज ट्रांसफ़र होता है और हमें एक शॉक लगता है। तो सभी लोग इस चीज़ को अगर पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द सेशन एंड लाइक आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट सेशन।